गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th के हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए आज हम सभी लोग क्लास 10th के हिंदी ग्रामर भाग में व्यवहारिक व्याकरण में चर्चा करते हैं, जिसमें पिछले दिनों हमने पद और शब्द पे चर्चा की, जिसमें शब्द के अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके प्रकारों पर चर्चा हुई। शब्द के बाद पद, जो व्याकरण के नियमों के अनुसार जो वाक्य के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक शब्द हैं वह पद कहलाते हैं। पद के प्रकारों पर चर्चा करें तो पद के कई प्रकार रहे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। इस प्रकार पद के प्रकारों में अंतिम 5वें पद के प्रकार में 5वां और अंतिम पद है अव्यय। पांचवा पद है अव्यय। आइए आज हम अव्यय के बारे में चर्चा करेंगे। अव्यय की परिभाषा के प्रति अगर हम भली प्रकार से उसका अध्ययन करें तो व्याकरणिक नियमों के अनुसार अव्यय वह ऐसे शब्द या शब्दांश होते हैं जो केवल अपना एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं, जो किसी भी परिस्थिति में वाक्य के बदल जाने पर भी अपने वास्तविक अर्थ को नहीं छोड़ते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं हम अव्यय की परिभाषा में। ऐसे शब्द परिभाषा में आ जाएं। अव्यय की क्या है परिभाषा? तो ऐसे शब्द जो व्याकरण के नियम जैसे लिंग, वचन, कारक, पुरुष, जैसे लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, कारक, पुरुष, एक वचन, द्विवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, वचन, एक वचन, दो वचन, बहुवचन आदि के नियमों से बंधे बंधे नहीं रहते, अर्थात ये केवल अपना एक ही अर्थ देते हैं। ये नियमों, व्याकरण के इन नियम जैसे लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के नियमों से जो बंधे नहीं रहते हैं, जो निरंतर अपने एक ही अर्थ को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, वह अव्यय कहलाते हैं। उन्हें अव्यय कहा जाता है। आइए हम उदाहरण पे चर्चा करते हैं। जैसे अव्यय पे हम चर्चा कर रहे थे। जैसे कुछ उदाहरण आप देख लेते हैं। जैसे अब यहाँ वहाँ
क्यों, कैसे, इसलिए, तथा। जैसे शब्द हैं अब, यहाँ, वहाँ, कब, कैसे, इसलिए आदि। अब देखिए, ऐसे शब्द जो अपने अर्थ में परिवर्तन नहीं करते, वाक्य में परिवर्तन हो जाते हैं, वह अव्यय कहलाते हैं। जैसा कि हम भली प्रकार देख पा रहे हैं, अव्यय के प्रकारों में शब्द दिया है। पहला अव्यय का अब, जैसे अब मैं नहीं जाऊंगा। देखिए, एक शब्द है अब मैं नहीं जाऊंगा। अर्थ क्या है अब का? मैं नहीं जाऊंगा। अब माने इस समय। अब का क्या अर्थ हो गया? इस समय। अब का अर्थ हो गया कि इस समय, माने अब मैं नहीं जाऊंगा। अब मैं नहीं, अब मैं नहीं खाऊंगा। अब मैं नहीं खाऊंगा मतलब मैं अब नहीं खाऊंगा, माने अब मैं अर्थात इस समय या इससे अधिक मैं, इससे अधिक या इससे अधिक या इस समय। अर्थ देखिए, ये दोनों अर्थ एक ही है, वाक्य दोनों के बदल गए हैं, फिर भी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए अव्यय वाक्यों के परिवर्तित हो जाने के बाद भी अपने अर्थ को नहीं छोड़ते हैं। तो आइए चलिए आगे चलते हैं कुछ अगली उदाहरण में। यहाँ के लिए एक शब्द ले लें, यहाँ। यहाँ क्या है तो देखते हैं। यहाँ मेरी पुस्तक थी। यहाँ का अर्थ क्या हो गया? यहाँ माने इस स्थान पर, इस स्थान पर। दूसरा उदाहरण है, यहाँ मैंने खाना खाया था। यहाँ मैंने खाना खाया था। अब देखिए, यहाँ मैंने खाना खाया था, यहाँ का हो गया इस स्थान पर, और यहाँ का मतलब हो गया इस स्थान, माने यहीं या इस स्थान पर। इस स्थान पर ही मैंने खाना खाया था। यह वही स्थान है जहाँ पर मैंने खाना खाया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि अव्यय शब्द का रूप नहीं बदलता, उसके अर्थ नहीं बदलते। समय और परिस्थिति के अनुसार अव्यय के शब्द परिवर्तित होकर के वाक्य में अपना एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं। तो आइए चलते हैं अब हम अव्यय और अव्यय के प्रकारों में। अव्यय की परिभाषा के बाद हम चर्चा करते हैं अव्यय के प्रकार। अव्यय के प्रकार पे चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं अव्यय के कितने प्रकार हैं। तो अव्यय के कुल 4 प्रकार हैं। अव्यय के कुल 4 प्रकार होते हैं। आइए चर्चा करते हैं हम कौन कौन से चारों प्रकार हैं।
अव्यय के कुल 4 प्रकार। पहले प्रकार का नाम है क्रिया विशेषण, दूसरे का संबंध बोधक, तीसरे का समुच्चय बोधक और अंतिम विस्मयादि बोधक। तो आइए पहले चर्चा करते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है समुच्चय बोधक समुच्चय बोधक समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा और अंतिम है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। इस प्रकार अव्यय के कुल 4 प्रकार हो गए। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आइए चलिए आगे चलते हैं हम अव्यय के पहले प्रकार क्रिया विशेषण अव्यय में। क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा में आ जाते हैं, इसके प्रकारों को चर्चा करेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय और उसकी परिभाषा। क्रिया विशेषण अव्यय और उसकी परिभाषा में आ जाएं तो देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता दिखाई देती है, विशेषता दिखाई देती है, वहाँ क्रिया विशेषण अव्यय होता है। आइए हम कुछ उदाहरण पर चर्चा करते हैं। उदाहरण तो पहला उदाहरण है क्रिया विशेषण का, जैसे दिवाकर ऊपर बैठा है। दिवाकर एक व्यक्ति का नाम है। जैसे दिवाकर ऊपर बैठा है। दिवाकर क्या है? तो दिवाकर ऊपर बैठा है। एक उदाहरण और लेते हैं हम। शीघ्रता से यहाँ आओ। शीघ्रता से
यहाँ शीघ्रता से यहाँ आओ, शीघ्रता से यहाँ आओ। आइए देखते हैं क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द कौन से हैं। तो पहला है उदाहरण, दिवाकर ऊपर बैठा है। दिवाकर ऊपर बैठा है। प्रश्न करेंगे, दिवाकर करता है और बैठना क्रिया है। तो क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? बैठा कहाँ है, किस स्थान पर बैठा है, वह बैठने की विशेषता को बतला रहा है। तो कहाँ बैठा है? तो ऊपर बैठा है। ये ऊपर शब्द जो है वह अव्यय है। क्रिया की विशेषता बतलाने के कारण से इसे हम क्रिया विशेषण कह सकते हैं। यहाँ आओ ये क्रिया है। यहाँ आओ तो पैदल आओ, साइकिल से आओ, धीरे धीरे आओ, तेजी से आओ, तो क्या है? तो है शीघ्रता से। जल्दी जल्दी आओ या शीघ्रता से जल्दी आओ। यहाँ पे शीघ्रता शब्द आने की विशेषता को बतला रहा है कि कोई भी व्यक्ति तेजी से शीघ्रता से आ रहा है। तो क्रिया की विशेषता बतलाने के कारण से यहाँ क्रिया विशेषण माना जाएगा। आइए हम आगे चलते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा के बाद क्रिया विशेषण के प्रकारों में क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण के प्रकार। तो क्रिया विशेषण के कुल 4 प्रकार होते हैं। आइए हम देख लेते हैं। क्रिया विशेषण के कुल 4 प्रकार होते हैं। प्रकारों के नाम देख लेते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं क्रिया विशेषण के। और चौथा, पहला प्रकार कौन सा है क्रिया विशेषण का? तो पहला प्रकार है स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जहां क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द स्थान का बोध कराएं, वहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण मीन्स मात्रा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अंतिम है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार हम देखते हैं कि अव्यय के कुल 4 प्रकार हुए। पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण,
दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा अंतिम रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आइए चर्चा करते हैं हम पहले क्रिया विशेषण के पहले प्रकार में, जिसका नाम है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसा कि हम भली प्रकार से जानते हैं कि स्थान किसी एक स्थान का नाम होता है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में किसी स्थान पर घटने वाली क्रिया की विशेषता का वर्णन करते हैं। जिन व्याकरण के नियम से देख लें तो जिन शब्दों से किसी स्थान का बोध हो, जिन शब्दों से किसी स्थान का बोध हो और वह स्थान विशेषण के रूप में, स्थानवाचक शब्द जो है वह विशेषण के रूप में जाना जाए या स्थान की विशेषता को बतलाए, तो वहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। आइए देखते हैं हम पहले प्रकार को स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा में आते हैं तो लिख लेते हैं, क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले, क्रिया के किसी भी क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले शब्द, क्रिया विशेषण, या कह सकते हैं, चूंकि क्रिया विशेषण के प्रकार में तो स्थान वाचक कर लें, स्थान को बताने हुए और विशेषण को भी बताएं। स्थान की विशेषता को बतलाने वाले तो स्थान वाचक कर लेते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। आइए हम कुछ उदाहरण पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं। जैसे राम, कह सकते हैं राम चार दीवारी, राम चार दीवारी, जैसे राम चार दीवारी पर से, जैसे राम चार दीवारी पर से कूदता है। राम चार दीवारी पर से कूदता है। तो क्रिया क्या है? कूदना। क्रिया की विशेषता है क्या? कि वह ऊपर से कूदता है और किस स्थान के द्वारा विशेषण निकल के आ रहा है। तो जिस स्थान से कूदता है वह स्थान वाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो चार दीवारी पर से कूदता है, तो यहाँ पर चार दीवारी शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा, जो स्थान को व्यक्त कर रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, समय समाप्त होने वाला है। कल हम सभी लोग क्लास 10 हिंदी में अव्यय के प्रकारों में पहले प्रकार क्रिया विशेषण में, प्रकारों में क्रिया विशेषण के 4 प्रकार, उन प्रकारों में स्थानवाचक क्रिया विशेषण पे चर्चा हो गई।
अगला काल या समयवाचक क्रिया विशेषण पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।